तो प्यारे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आउटसोर्सिंग तक कर चुके हैं। आज शुरू करो बेटा। यहां से काम की बात है, ढंग से पढ़ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ यहीं से है। करें आगे पढ़ना, बस इतना ही है। डिस्कस करता हूं पहले डब्ल्यूटीओ के बारे में। 1948 1994 एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। फर्स्ट ऑफ जनवरी 1990 वो इस की ने टैग लाइन ट्रेड एंड गुड्स के नाम पर ना, फ्री ट्रेड का मतलब समझ, ठीक है ना। हिस्ट्री अब डिस्कस करते हैं, यूज करता था। सारी टैक्सेस लगा वो डब्ल्यूटीओ इन गुड्स एंड कोई भी देश बेटा जब सर्विसेज में ट्रेड उसने सच में जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा। नो कोटास, नो टैरिफ्स, किसी को भी यूज करने की परमिशन नहीं किसी भी कंट्री को। क्लियर है? तो पड़ेगा आपने डब्ल्यूटीओ के चार है तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ट्रेड सर्विसेज ये बता देंगे। ट्रेड सर्विसेज स्टार्ट करेगा डब्ल्यूटीओ। भैया पहले मार्केट से अब बेटा मार्केट टेरिटरी बढ़ गई, अगर डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन गए मार्केट पूरा वर्ल्ड हो गया। तो ये उसका काम था सारी मेंबर कंट्रीज को बहुत बड़ी मार्केट देना, पूरे वर्ल्ड एक मार्केट के तौर पर देना। ठीक है, एक और बात आ रही है, अगर आपने पढ़ा बायलेटरल एग्रीमेंट और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, क्या होता है बायलेटरल एग्रीमेंट? ट्रेड और सर्विसेज बिटवीन दोनों कंट्रीज बायलेटरल, और मल्टीलेटरल बेटा अगर मल्टीपल कंट्रीज में दूसरे कंट्रीज में मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, टैरिफ को आगे होता है या बाइलेटरल होता है, उसमें ना दो कंट्री आपस में रिलेशंस
आपस में ट्रेड करते हैं तो बस उनका रिलेशन के बहुत सुधर देते हैं। ट्रेड होता है सस्ता में जो प्राइस होता है बस कंट्री बढ़ रही है, इकट्ठी ट्रेड की संभावनाएं ढूंढ रही हैं। अगर आप WTO का ना डेवलपिंग कंट्री को मेंबर बनने का कोई फायदा नहीं है, जीरो फायदा। क्यों? क्योंकि उसने कहा मोस्ट ऑफ द ट्रेड तो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में ही होता है। एक और बात कि डेवलपिंग कंट्री को आप फोर्स करते हो, अगर WTO का मेंबर बनना है तो मेंबर बनने की शर्त है पहला ग्लोबलाइजेशन हुआ होना चाहिए आपकी और आपके देश में, ग्लोबलाइजेशन होगा तभी WTO के मेंबर बन सकते हो। यानी कि WTO का मेंबर बनने की शर्त क्या है, पहले तो वो आपकी इकोनॉमी को ओपन कराई देंगे ना सबके लिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज यही कंप्लेन करती थी कि हमारी तो इकोनॉमी ओपन हो जाती है, हम तो एक्सपोज हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज के सामने, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती है, उनकी कंट्री में हमें एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है। वो कहीं ना कहीं एंट्री बैरियर्स लगा देती है। वो कैसे लगा देती है समझना। ये डेवलपिंग कंट्री ना, मतलब डेवलप्ड कंट्री ना थोड़ी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती हैं। वो कैसे करते हैं ये भी मैं समझा देता हूँ। बेटा यूएस, इंडिया, सर कोटा और टैरिफ्स तो खत्म कर दिए इंडिया ने। क्यों? क्योंकि बेटा WTO की शर्त थी कि अगर हमारा मेंबर बनना है कोटा टैरिफ खत्म कर दो। चलो इन्होंने तो खत्म कर दिए। मैं कहता हूं बेटा एक प्रोडक्ट के 60 रुपए पर यूनिट बना रहा है यूएस से और इंडिया बना रहा है 100 रुपए पर यूनिट। सर किसका बिकेगा? यूएसए का। बाबू जो भी किराया रेट थी गुड्स की इंडिया मैंने की आपने दी, और बेटा इंपोर्ट ड्यूटी इस प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम में लिखी है 20%। इंडिया ने कहा हम बढ़ाएंगे नहीं, हम कोई टैरिफ का यूज नहीं करें, 20% लेंगे। तो मान लो प्रोडक्ट 75 रुपए का यहाँ पहुंच रहा है इंडिया में, ठीक है। किसका बिकेगा? भैया आपका बिकेगा, आप सस्ता बना रहे हो, इंडिया 100 में बना रहा है, ठीक है जी। और मैं कहता हूँ यहीं पर एक दूसरा प्रोडक्ट है जो इंडिया 20 रुपए का बना रहा है और ये 30 का बना रहे हैं, ठीक है। और इनके पास कितना लिखा हुआ है, इंपोर्ट पे 20% लिखा है। रास्ते का किराया भाड़ा 2 रुपए है, 4 रुपए का टैक्स लग गया, 26 रुपए का ये पहुंच गया यहाँ पर। किसका बिकना चाहिए? इंडिया का। यूएस गवर्नमेंट बहुत शानी, इसने अपने प्रोड्यूसर को बुलाया, कहते हैं आप प्रोडक्ट कितने का बना रहे हो? 30 का, आप 25 का बेचो, 5 रुपए पर यूनिट सब्सिडी मुझसे ले लो। डेवलप्ड कंट्रीज के पास यार ये तो ताकत है ही, कुछ कुछ भी कहो। डेवलप्ड कंट्री वो इसलिए कि इसके पास पैसों की ताकत थी। तो बेटा कहता है डेवलपिंग कंट्रीज को ना WTO का मेंबर बनने का ना कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा इनकी इकोनॉमी तो एक्सपोज होगी, ओपन होगी सबके लिए, और डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी में एंट्री लेना बहुत बड़ा बैरियर है। क्यों? ये सब्सिडीज से प्रोटेक्ट करने लग गए अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। आफ्टर ऑल बुद्धू कौन बन गया? डेवलपिंग कंट्री सभी बुद्धू बन गई। समझ आई बेटा बात? क्लियर है? चलो जी बाबू एक काम करेंगे, बस हम थोड़ी सी बात मेरे को करनी है। एक बार ये टॉपिक पढ़ना, ये टेबल पढ़ना, ग्रोथ ऑफ GDP एंड मेजर सेक्टर्स इन परसेंटेज। बाबू 1980s to 91 एग्रीकल्चर 3.6%, हर साल 3.6% से एग्रीकल्चर ग्रो करता था इन 11 साल में। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन सर्विस सेक्टर, और टोटल अगर देखा जाए तो GDP में इंक्रीज हर साल होता था 5.6%। अब इस हिसाब से एक बार ये पढ़ना। अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि GDP इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद बढ़ना शुरू हुआ, और क्योंकि आफ्टर इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, वो आफ्टर इफेक्ट बाद में दिखने शुरू हो गए। कहां हमारा ग्रोथ रेट पहुंच गया, कहां ग्रोथ रेट पहुंच गया, ठीक है ना। एवरेजली भैया इंडिया का GDP ग्रोथ रेट इतना ही है, 7, 7.25, 7, 7.25, ठीक है जी।
पहले तो कुछ भी नहीं था अगर उस हिसाब से सोचा जाए। अच्छा, एग्रीकल्चर के हालात देख रहे हो, दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर माइनस में आ गई, ग्रोथ, ग्रोथ ही नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है। ठीक है जी। अच्छा, और सबसे ज्यादा ग्रोथ कर कौन सा सेक्टर है वो देख पा रहे हो तो, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर तो इस टाइम भैया प्रायोरिटी है सबकी, दिखाई दे रहा है। पढ़ना जरा बस, अब इससे रिलेटेड कुछ बात है, ये लो ये पढ़ना। इतना पढ़ दो बस एक बार मेरे लिए, यहां तक फिगर याद रख लोगे, रखनी पड़ेगी ये 1 मार्क के लिए। फॉरेक्स रिजर्व कितने हो चुके हैं, ठीक है। चलो अब 1 मिनट में ही तरह देखना, एक टर्म आती है और बड़े कॉमनली यूज्ड होती है, मुझे नहीं पता आप कितना जानते हो इस टर्म के बारे में, अभी भी ये टर्म आई थी, क्या होता है ये, फुल फॉर्म में समझा दो क्या होता है। अच्छा, ये होता है? अच्छा चलो ठीक है, अब मेरी तरफ देख लो, अब मेरी तरफ देख लो प्लीज, इस चीज को समझ लो बाबू। जो आपने बोली वो भी बात आधी अधूरी थी, जो एक क्रिश बोल रहा था वो भी आधी अधूरी थी, मैं थोड़ा सा ज्ञान पेल दूं तो, क्योंकि क्या होता है ये टर्म अगर आपने कॉमर्स साइड में रहना है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है तो बड़ी परेशानी है भैया। बाबू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में जब आती है तो बेटा वो दो तरीके से आ सकती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब फॉरेन से इंडिया आती है तो दो तरीके से आ सकती है बेटा। पहला तरीका है जो है वो है एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरा तरीका होता है बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में क्या फर्क होता है ये थोड़ा सा समझ लो बेटा। एक फॉरेन कंपनी है, उसके पास अरबों रुपए हैं और वो इंडिया से कमाना चाहती है, ठीक है। उसके पास दो रास्ते हैं इंडिया से कमाने के। एक तरीका तो ये है वो इंडिया की सबसे अच्छी कंपनियों पर नजरें रखे कि इनका कारोबार क्या है, कैसा इनका प्लान है, कैसा इनका एक्सपेंशन मोड है, क्या कमा लेते हैं ये, अच्छा इनके प्रॉफिट्स कितने हैं, और चुपचाप से ना उसके शेयर और डिवेंचर खरीद कर बैठ जाए, रिलाय करे उसके ऊपर, विश्वास दिखाए उसके ऊपर। वो कंपनी अपना आगे कारोबार करती जाए, कारोबार करती जाए, जो भी कमाए डिविडेंड और उसको इंटरेस्ट मिलता रहे। एक तो तरीका ही है इंडिया से कमाने का, ठीक है, ये भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही है। और दूसरा तरीका क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो मैंने बताया ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अगर फॉरेन की कोई कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर और डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रही है और रिलाय कर रही है डिविडेंड इनकम पर, इंटरेस्ट इनकम पर, इट इज रिगार्डेड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एंड अदर मेथड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज एफडीआई। इसका मतलब क्या होता है एफडीआई बेटा, फॉरेन फॉरेन से कंपनी इंडिया आई, उसने इंडिया में रियल एस्टेट खरीदी,
वो बेटा डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल्सो इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिलाई ऑन द प्रॉफिट इनकम। दिस इज नोन एज एफडीआई। तो यहां पर आप ना तो कोई जमीन खरीद रहे, ना ही आप गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे, ना ही बेटा आप गुड्स की डायरेक्ट मार्केटिंग में एंगेज हो, सिर्फ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम पे बिलीव कर रहे हो। एफडीआई में कंपनी, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली प्रोडक्शन करते हो, डायरेक्टली मार्केटिंग करते हो गुड्स और सर्विस की, और बेटा प्रॉफिट में विश्वास रखते हो, इंटरेस्ट और डिविडेंड पर नहीं। जो इस टाइम Hyundai कर रहा है बेटा वो एफडीआई है। समझ में आती है बेटा बात? बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं जो इंडिया में आई नहीं है पर इंडिया से कमाती हैं। क्यों? क्योंकि वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है ना? रोज 7:30 बजे ना बल्क डील रिपोर्ट आती है शेयर मार्केट की, लिख देना उठाकर बल्क डील रिपोर्ट, ठीक है ना? तो एक्सेल शीट खुलेगी और आप इतनी सारी फॉरेन कंपनीज के नाम आएंगे ना उस बल्क डील रिपोर्ट में कि आज इसने इस कंपनी का शेयर खरीदा इंडिया में, आज इसने इस कंपनी का खरीदा, इस कंपनी का, रोज आती है। बेटा वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। आपको उस कंपनी के धंधे पे विश्वास है, आप फॉरेन से बैठे हुए उसके शेयर खरीद रहे हो, आप उससे सिर्फ डिविडेंड कमाना चाहते हो या थोड़ा बहुत मार्केट एप्रिसिएशन जैसे ही होगा शेयर में, आप बेच के साइड हो जाओगे। आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। क्लियर है बेटा बात? समझ में आता है? पक्का? चलो जी, तो वो चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, बाकी चर्चाएं मैं अभी आपसे करता हूं। रखते आज के लिए इतना ही है। बाय।